तो जब शादी करके आप गई जी। तो शादी के शुरुआती दिन कैसे थे? अच्छा, फिर कैसे चीजें धीरे धीरे खराब होती धीरे चली? स्टार्टिंग में ही थी, पर वो दिखावा था सर प्यार का, और वो दिखावा जो होता है वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो क्या आपको कभी ऐसा संकेत मिला जब आप गई अपने मायके से ससुराल, तो वहाँ जी। पे आपको कुछ संकेत मिला कि सब कुछ सही नहीं है? सर वो पहले से ही, जैसे कि मैं एक इंसिडेंट है, जब हमारी शादी हुई तो उनकी गर्लफ्रेंड थी जो हमारी ही गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो मुझे लेके जा रहे थे रिसेप्शन के लिए, तो उसी गाड़ी में वो भी बैठी थी, उनके साथ आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठी थी गाड़ी में। अच्छा, ये जी। सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हो हाँ, रहा क्योंकि था। मुझे ये था सर, डाइवोर्स नहीं देना था। कि एक होता है ना सर, जब लड़की का डाइवोर्स हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे एक टैग लग जाता है, डाइवोर्स ही है। तो कब और कैसे आपको पता चला कि आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं? तो मुझे काफी लोगों ने बताया कि प्लानिंग चल रही है और वो डाइवोर्स देंगे और दूर से डालेंगे, वो मतलब अलीगढ़ के रहने वाले हैं वो, कि यहाँ से नहीं डालेंगे जिससे कि एक्स पार्टी हो जाए, मैं परेशान हूँ, मैं डेट्स पे ना जाऊँ, इसीलिए वो दूर से डालेंगे। और बाकी लड़कियों से उसके अफेयर थे? हाँ, मेरा भी सर, पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने एक ऑपरेशन कराया था जो यहाँ पे, और मेरे 2 कट लगे थे। मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था कि ऑपरेशन हुआ है मेरा। तो जब आपने अपनी लड़ाई शुरू की तो आपके चरित्र का हनन कितना हुआ? बहुत ज़्यादा सर। क्या क्या आरोप लगाए गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत और मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार। आज हमारे साथ स्टूडियो में नेहा सिंह हैं। नेहा सिंह की दास्तान की बात आज हम करेंगे आज के इस पॉडकास्ट शो में, जहां पे हम तमाम उन सारे पहलुओं पे भी बात करेंगे जो एक स्त्री इस देश में, जो एक महिला इस देश में कैसे शादी के उस बंधन में बंधती है और कैसे उसके साथ तमाम सारे समस्याएं क्रिएट होती हैं या कहें कि क्रिएट की जाती हैं। तो उन तमाम सारे पहलुओं को हम छुएंगे और उन तमाम सारे सवालों के जवाब को हम तलाशेंगे ताकि करोड़ों इस देश में जो महिलाएं हैं उससे सीख ले सकें। तो आइए बात करते हैं। स्वागत है नेहा जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद सर। सबसे पहला आपसे सवाल है कि आप बताइए कि जो आपकी ये जो शादी हुई, ये मतलब कैसे हुआ ये सब चीज़ें? जब मेरी शादी हुई सर, मैं डिप्लोमा कर रही थी, मेरठ से डिप्लोमा, और उसके बाद जस्ट मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी और जॉब सर्च कर रही थी। तो लक्ष्मी नगर में एक था, मैं वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रही थी, सॉफ्टवेयर कंपनी थे। अच्छा जी। तो मेरे घर पे जो बिचौलिया हैं, मेरे फादर इन लॉ की तरफ से रिश्ता आया मेरे लिए कि मेरे पापा अक्सर, मेरा भाई पढ़ता था उनके स्कूल में, तो बात होती थी मेरे बारे में। तो उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी शादी करने के लिए अपने बेटे के साथ। तो मेरे पापा ने बोला कि क्योंकि मेरे जो हस्बैंड ने वो बाहर रहे हैं, इटली में उनकी स्कूलिंग हुई है, तो मेरे फादर ने बोला कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सिंपल है और मतलब नहीं वो सरवाइव कर पाएगी आप लोगों के साथ में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें मतलब एक पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए जो कि हमारा स्कूल संभाल ले बाद में। पापा ने मना कर दिया क्योंकि हम दोनों का एज गैप भी था, 10 साल का एज गैप था हम दोनों अच्छा जी। तो बट फिर बार बार उनकी तरफ से आया कि अरे बच्ची खुश रहेगी, अच्छा परिवार मिल रहा है। तो ऐसे शुरुआत हुआ? ऐसे शुरुआत हुई जी। पिचिंग की गई आपके जी सामने? जी। अच्छा, तो इस पे आएंगे हम लोग। अभी बताइए आपका जो बचपना था जी और जो आपकी जो शिक्षा हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं मेरी जो 8th क्लास तक मैं गांव से ही पढ़ी हूँ। मैं गांव में रही हूँ और उसके बाद फिर अलीगढ़ मेरे पापा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। जी जी। तो फिर हम लोग अलीगढ़ शिफ्ट हो गए और फिर वहाँ से मैंने 10th की और उसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में पॉलिटेक्निक के लिए हो गया था डिप्लोमा। तो मेरठ में है एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से फिर मैंने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक। अच्छा। फिर उसके बाद ही शादी हो गई थी, तो बस। और मैं पहली लड़की थी शायद अपने परिवार से जो बाहर जाके पढ़ी थी। अच्छा, तो ये आपकी शादी कैसे हुई? शादी अरेंज मैरिज थी सर, जो मैंने बताया, बिचौलिए आए थे हमारे घर पे रिश्ता लेके मेरे पापा के पास। अच्छा। और जी। लव मैरिज नहीं था? नहीं, लव नहीं थी सर। लोगों को लगा था क्योंकि हमारा एज गैप था, एज डिफरेंस था काफी। अच्छा। तो लोगों को लगा कि लव मैरिज है, बट वो अरेंज मैरिज थी। तो जब शादी करके आप गई जी, तो शादी के शुरुआती दिन कैसे थे?
सर शादी की जो शुरुआत थे बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे लगता था कि शायद मुझे ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी। मेरे फादर इन लॉ मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों ने दिखाया ओपन माइंडेड हैं। पर जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो पार्लर का अपॉइंटमेंट मेरा खुद मंथली महीना जैसे ही होता था, मेरी मदर इन लॉ खुद बुक करती थी, ड्राइवर गाड़ी बाहर खड़ा होता था और मुझे पार्लर ले जाने के लिए। तो ऐसा था स्टार्टिंग में सर। अच्छा, फिर कैसे चीजें धीरे धीरे खराब धीरे स्टार्टिंग में ही थी, पर वो दिखावा था सर प्यार का, और वो दिखावा जो होता है वो बहुत जल्दी चला जाता है। ऐसा 6 मंथ तक मुश्किल से रहा होगा, फिर अपना वो ही चीजें आ गई। पढ़ने नहीं देना, पढ़ाई रोक दी गई मेरी। अच्छा जी, मैं पढ़ना चाहती थी आगे। मेरे को सोचा था कि बीटेक करूंगी डिप्लोमा के बाद, क्योंकि अच्छा। वही टेक्निकल, मैंने कंप्यूटर साइंस से किया था डिप्लोमा। अच्छा। पर उन लोगों ने बोला कि नहीं, बीए कर लो और स्कूल संभालना है। मैंने बोला ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी कि अपने बिजनेस में आगे बढ़ोगे। पर जब उन्होंने देखा तो फिर मेरे को मना कर दिया गया, बीए भी नहीं करना है। एग्जाम एक भी नहीं देने दिया जा रहा था सर मुझे। मेरे एग्जाम थे बीए के और बोला गया कि पढ़ना नहीं है। मेरे फादर को बोला गया कि अब उसको मना करो कि नहीं पढ़ना है। अच्छा। तो मैंने बोला कि पापा मैं पढ़ूंगी, मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स मिले सर, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिले, ऑडियो मिले, जो कि मेरे हस्बैंड पहले से मैरिड थे, लव मैरिज थी उनकी। और वो कैसे फाइंडिंग्स हुई आपके पास? सर उनकी एल्बम थी, चीजें मुझे पता चल गई थी जब मैं शादी होके आई। इवन उनके यहाँ एक काम वाली लड़की रहती थी, तो उसने मेरे हाथ में वो एल्बम देखी तो मेरे से छीन रही थी कि ताई जी ने बोला वो जलाने के लिए। मैंने बोला नहीं, जलाना नहीं है ऐसे। वो भी मतलब सर मेरे अंदर कभी वो नहीं आया कि वो कोई और लड़की थी उनकी लाइफ में थी। ठीक है, पास्ट है। तो ये बात आपको पहले पता थी शादी नहीं से? सर, ये चीजें नहीं पता थी शादी वाली। आपके फादर को भी नहीं बताया गया? नहीं सर, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी शादी हुई थी। 10 दिन में इन लोगों ने हम कोर्ट मैरिज के लिए बोला था। अच्छा जी। और फिर कोर्ट मैरिज के लिए, लेकिन वो शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया उनके अकॉर्डिंग। जुलाई 6-7-2014 में हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी उनके अकॉर्डिंग। बल्कि मैं 11 या 12 नवंबर में पहली बार उनसे मिली थी 2014 में। जी। अच्छा, तो क्या आपको कभी ऐसा संकेत मिला जब आप गई अपने मायके से ससुराल, तो वहाँ पे आपको कुछ संकेत मिला कि सब कुछ सही नहीं है? हाँ सर, मिले, कई बार मिले। जैसे पहला था कि जब मैं पहली बार अपने मायके जा रही थी, तो होता है ना कि स्टार्टिंग में बहू को ज्वेलरी वगैरह पहनाया जाता है, तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया गया पहनने के लिए। मेरी मदर इन लॉ पहन के जाएगी, क्या करेगी पहन के जाके। मैंने बोला ठीक है। और मैं भी सर बचपना ही था, जस्ट डिप्लोमा ही तो किया था। तो जब आप ससुराल गई तो सारा ज्वेलरी ले लिया गया? हाँ, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और यहाँ जब मायके में जब वो लोग आए थे तो आपको गहने चढ़ाए थे? उन लोगों की तरफ से नहीं सर, मेरी तरफ, हमारी तरफ से दिए गए थे। उनकी तरफ से मंगलसूत्र और ये चीजें दी गई थी जी। और गहने नहीं दिए गए? नहीं। आप अब सिर्फ वो मंगलसूत्र लेके आए? हाँ, मेरे गहने भी वहीं छोड़ के आ गई सर। कुछ भी नहीं था मेरे को, क्योंकि निकाला गया था ना मुझे। कपड़े भी नहीं, मेरे सारे कपड़े वहीं हैं, कुछ भी नहीं लाई। अच्छा, तो ये जो आपके पति हैं मतलब थे जी, तो उनका व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था या धीरे धीरे बदला? सर वो पहले से ही, जैसे कि मैं एक इंसिडेंट है, जब हमारी शादी हुई तो उनकी गर्लफ्रेंड थी जो हमारी ही गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो मुझे लेके जा रहे थे रिसेप्शन के लिए, तो उसी गाड़ी में वो भी बैठी थी। उनके साथ आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठी थी गाड़ी में। अच्छा। और उसके मतलब वो गुस्सा, जैसे वो कुछ भी बोल रहे थे तो वो एक टोन आता है ना गुस्से वाला। हाँ। तो मैंने बोला कि ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। अपने हस्बैंड से ही पूछा बाद में। हाँ। कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी, मतलब जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा कोई चक्कर है क्या उसके साथ? बोलता नहीं, कोई चक्कर नहीं है। बट बाद में मुझे पता चला, उसके मैसेजेस मैंने पढ़े, आप आ नहीं रहे क्या, क्योंकि मेरे हस्बैंड का स्कूल है सर, आप आ नहीं रहे, मेरा मन नहीं लग रहा है, आ जाइए, इस तरीके के जब मैंने मैसेजेस पढ़े तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। और मैंने अपने इन लॉज को भी बताया, तो मेरे इन लॉज बोलते हैं क्या सबूत है कि उसका चक्कर चल रहा है उसके साथ में। फिर मैंने वो मैसेजेस, एक लव लेटर भी मिला, उस लड़की ने लव लेटर लिखा था, वो मैंने अपने इन लॉज को दिखाया, तो फिर उन्होंने स्कूल से उस टीचर को निकाल दिया था। अच्छा। और पर बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने उसको कोचिंग सेंटर में रख लिया। बहुत सारे टीचरों के साथ रहा है सर, मेरे आगे पता था मुझे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। अच्छा, ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने? हाँ, क्योंकि मुझे ये था सर, डाइवोर्स नहीं देना था। कि एक होता है ना सर, जब लड़की का डाइवोर्स हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे एक टैग लग जाता है, डाइवोर्स ही है, कुछ तो इसकी भी कमी रही होगी ना कि तलाक हो गया।
लोग उस नजर से दिखते हैं। तो बस यही रीजन था कि नहीं, डाइवोर्स नहीं चाहिए, निभाना है। और मैं निभा भी रही थी सर। अगर वो नहीं छोड़ता तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी उसे छोड़ पाती। अच्छा, मैंने नहीं छोड़ा उसने पहले था। तो कब और कैसे आपको पता चला कि आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं? धोखा का तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि वो जो लड़की थी उसके साथ में, जो टीचर थी उसके साथ में मैसेजेस, और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ थे। इवन मुझे कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिली जो जब वो पहली अपनी बीवी के साथ थे उस टाइम पे उसके मतलब उसको भी धोखा ही दे रहे थे वो। अच्छा। हाँ, वो रोती थी साथ रहने के लिए। और सर ये किसी और लड़की के साथ लिव इन में रहते थे। वो पीजी में दिल्ली रह रही थी और वो लिव इन में किसी और लड़की के साथ रह रहे थे। और इनकी वाइफ पीजी में दिल्ली में किसी और? नहीं, वो हाँ। पीजी में अकेले रह रही थी, गर्ल्स पीजी में। अच्छा जी। और वो रोती थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स जो मैंने सुनी, वो रोती थी कि मुझे साथ रहना है, तुम्हारे साथ रहो। और ये बोलते थे मेरे पास पैसे नहीं है। और जिनके स्कूल्स चल रहे हो, इतने पैसे वाला हो, उसके पास पैसे नहीं थे अपनी बीवी को रखने के लिए। तो जब ये सारी चीजें जब आपके साथ हुई तो आपकी उस समय मानसिक स्थिति कैसी थी? सर बस रोती रहती थी, घर पे नहीं बताती थी अपने मायके में कि उन लोगों को तकलीफ होगी। मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं है, मैं हो जाएगा, एक दिन इन लोगों को समझ आ जाएगा चीजें। और मैं ऐसे ही निभाती गई। लेकिन हाँ सर, जब मुझे वो रिकॉर्डिंग्स मिली और कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली कि मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी रिकॉर्डिंग किया करते थे सर, तो वो जब मुझे वो रिकॉर्डिंग्स मिली तो मुझे लगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए लड़की के। जब तक केस खत्म नहीं हुआ था, मतलब एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल गया था, बट उसको रीओपन अच्छा। करवाया था उसने, फर्स्ट वाइफ ने? हाँ जी। अच्छा। तो मेरी शादी के बाद शायद वो 2018 तक केस चला है। आप उससे मिली कभी फर्स्ट वाइफ से? नहीं, आज तक नहीं मिली हूँ। उसकी मम्मी से मिली हूँ मैं, जब मेरा डाइवोर्स का सीन हुआ है ना सर, उसके बाद मिली है वो मुझे। एक्चुअली तो क्या बताई वो? सेम स्टोरी जैसा मेरे साथ हुआ, वो बोलती हैं सेम ऐसे उनकी बेटी के साथ हुआ था सर। वहां पे एक लड़की रहती है, नौकरानी है वो। आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे नहीं कि ये नौकरानी है, मेरे से ज्यादा अच्छे से रहती है वो। अच्छा। हाँ, मेरे फादर इन लॉ के हाथ में हाथ डाल के चलेगी, मेरे हस्बैंड के गाल पे काट लेगी, पीठ पे काट लेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं सर, मुझे भी बहुत अजीब लगा कि ऐसा क्यों करती है। मतलब कि बड़ी है, 25 साल की होगी सर, कोई छोटी बच्ची नहीं है। 25-26 साल की लड़की रही होगी वो। अच्छा, शादीशुदा है? नहीं सर, छोटी थी तब ले आए थे उसको, तब से वो परमानेंट यहीं रह रही है। अच्छा, और जी। उसकी दोबारा शादी इन्होंने नहीं की? अभी तो पहले नहीं की। हाँ हाँ। मेरे बाद उसको और ज्यादा, जब वो लड़की मेरे से बदतमीजी करने लगी तो और ज्यादा उसको प्यार किया जाने लगा उस घर में। मेरे से ज्यादा वैल्यू सर, हर चीज पे ताला लगा के रखती थी। मतलब मेरे को उससे कुछ भी चाहिए तो मेरे को मांगना पड़ता था उस लड़की से। अच्छा। जी। और आपके जो सास हैं उनका व्यवहार कैसा था आपके प्रति? वो सर बहुत ज्यादा बेकार। जैसे कि मैं आ रही हूँ और उनके घर में कोई फंक्शन है, पैर छू रही हूँ तो उस पे कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करना, बोलना भी नहीं कभी कभी, मतलब दुश्मनों की तरह व्यवहार करना ऐसे। अच्छा। हाँ। काम मतलब जैसे वॉशिंग मशीन है तो कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोना, गंदे धोती है वॉशिंग मशीन। इवन मेड थी वहां पे, मेड से भी नहीं धोने के लिए बोला जाता था कि तू धुलेगी ये, वो साफ नहीं धुलती। इवन मुझे धोने नहीं आते थे सर, पर घंटों उनको घिसती थी कि साफ, गंदे होंगे तो डांटेंगी। अच्छा, तो आपसे कपड़े धुलवाए जाते थे? हाँ, वो नॉर्मल है, लेकिन सर जब वॉशिंग मशीन है, दो वॉशिंग मशीन है, लेकिन उसके बाद भी हाथ से धोना है, इस टाइप का मतलब उनका रहा। अच्छा। जी। और कभी आपने सुलह करने की कोशिश? हाँ सर, बहुत बार मैसेजेस मेरी तरफ से उनको गए हैं। इवन मैं ही उनके आगे गिड़गिड़ाई हूँ, मत छोड़ो। इवन मुझे पता चल गया था कि वो डाइवोर्स देने वाले हैं, निकाला था जब उन्होंने मुझे घर से, तो मुझे काफी लोगों ने बताया कि प्लानिंग चल रही है और वो डाइवोर्स देंगे और दूर से डालेंगे। वो मतलब अलीगढ़ के रहने वाले हैं वो, कि यहाँ से नहीं डालेंगे जिससे कि एक्स पार्टी हो जाए। मैं परेशान हूँ, मैं डेट्स पे ना जाऊं, इसीलिए वो दूर से डालेंगे। तो मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, मैंने सोचा कि चल मैं बोल देती हूँ। एक्चुअली उन लोगों को बच्चा नहीं चाहिए था सर, जो पूरी लड़ाई थी हमारी बच्चे के लिए थी। मैं बच्चा चाहती थी और वो लोग नहीं चाहते थे कि बच्चा हो। क्यों? मुझे भी नहीं पता चला, पहली बीबी भी 7 साल रही है, उससे भी कोई बेबी नहीं था। अच्छा। हाँ, और मेरे साथ भी नहीं था कुछ भी। बस मैं वहां पे एक नौकरानी की तरह रहती थी, खाना बना के दे दिया, खिला दिया, और बस, और कोई मतलब नहीं था मेरे हस्बैंड का भी मेरे से। तो उनका कोई बच्चा पहले से है? नहीं, कोई नहीं है सर। तो ऐसा क्यों था?
कभी पता करने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं सर, हाँ मैं उनसे बोलती थी ना कि बच्चा क्यों नहीं, इवन मेरी चैट्स भी पड़ी हैं अभी भी सर, कि बात करो पापा से मम्मी से। हमारी अधिकतर हमारी जब भी लड़ाई होती थी इस बच्चे को लेके ही होती थी सर। बहस जब भी हुई है कि मैं बोलती थी कि बच्चा चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है आपके अंदर तो इलाज कराइए ना, ऐसे थोड़ा ही होगा। क्योंकि सर पर्सनल है, मतलब शायद मुझे बोलना चाहिए या नहीं, मेरे पास तक नहीं है वो। मन बोलता था मेरे अंदर प्रॉब्लम है, टच भी नहीं करने देता था। अच्छा। हाँ, और पर फिर भी मैं उसके साथ रह रही थी। और बाकी लड़कियों से उसके अफेयर थे? हाँ, मुझे भी नहीं समझ आया क्या फिर क्यों थे, नहीं पता। कभी मेडिकल जांच? शुरू में हमारा इलाज उन लोगों ने कराया था बच्चे के लिए, और उसमें जो स्पर्म काउंट था वो नल था उसका। अच्छा जी। और आपका भी मेडिकल टेस्ट हुआ था? हाँ, मेरा भी सर, पता नहीं किस चीज का उन्होंने एक ऑपरेशन कराया था जो यहाँ पे, और मेरे 2 कट लगे थे। मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था कि ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा। मैंने भी नहीं बताया था उस टाइम पे। पता चला किस चीज का ऑपरेशन था बाद में? बोला ये गया था कि मेरे अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे अंदर शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा ही ऑपरेशन उन लोगों ने कराया। अच्छा। इवन शायद उनके बेटे के अंदर ही प्रॉब्लम। अच्छा, वो मेडिकल रिपोर्ट में आई थी बेटे के अंदर प्रॉब्लम? हाँ, वो तो सर जायज है कि जब पहली और एक लड़की के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी के अंदर भी कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस ये। तो कितने साल रही साथ में आप उनके? सर मैं ऑलमोस्ट 6.5 साल रही हूँ साथ में। 6.5 साल में कभी शारीरिक संबंध नहीं? स्टार्टिंग में था सर, शारीरिक संबंध बने? हाँ स्टार्टिंग में, लेकिन वो प्रॉपर वो एक्टिव नहीं था। अच्छा। हाँ, सिर्फ मतलब जो भी चीजें थी वो आपकी तरफ से थी? हाँ। जब मैंने अपने घर वालों को बताया, कि अपनी मदर इन लॉ को भी बताया कि वो एक्टिव नहीं है, मतलब बेबी के लिए वो नहीं है एक्टिव, तो उसके बाद फिर हमारे इलाज हुआ, करवाया गया। तो एक प्रोसेस होता है IUI, कि जो स्पर्म होता है वो लड़की के अंदर डाला जाता है। अच्छा। तो IUI कराया गया था, और उसमें फिर उसका नल आया था स्पर्म काउंट। अच्छा। तब पता चला कि, और उन लोगों ने फिर उसके बाद इलाज भी बंद करा दिया। इवन मैंने तो ये भी बोला सर कि अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स नहीं चाहिए था। अच्छा, मतलब आपने पूरी कोशिश की? जी हाँ, निभाने अपनी की। शादी को बचाने की? जी। तो बचा क्यों नहीं? सर अब आप अगर कोशिश करेंगे और सामने वाला नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं है सर कि हो जाए। अच्छा। तो शायद इसीलिए, क्योंकि उनका पहले से ही प्लानिंग थी कि छोड़ना है। और मुझे अब जो समझ में आया कि शादी करने का रीजन, कि उनको जो पहली बीवी से डाइवोर्स के लिए जो उनका केस उसने फिर से रीओपन कराया था ना, और इनको उसको रखना नहीं था, तो मेरे से वो कोर्ट मैरिज जो उन्होंने रजिस्टर कराई पहले, और 6-7 महीने पहले, तो उन्होंने वहां पे दिखाया कि मैं तो ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ अब दूसरी, तो इसको नहीं रख सकता। अच्छा। क्योंकि एक्सपर्टी डाइवोर्स मिल गया ना, उसके बाद वो शादी कर सकता है। तो शायद इसीलिए की थे, उससे बचने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर कोर्ट मैरिज नहीं होती तो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करता कि शादी हो चुकी है मेरे से। तो ये आपने कब डिसाइड किया कि आपको कोर्ट केस करना है? मैंने सर जब उसने डाइवोर्स का केस डाला तब फिर मैंने। अच्छा, केस उधर से पहले उधर से डाला गया सर। मैं इंतजार कर रही थी उसका। अच्छा। कि चीजें सॉल्व होंगी, बात करेंगे, एक बार बात करें, पर नहीं, मैं गिड़गिड़ा रही थी उसके आगे कि ठीक है, अगर मुझे नौकर की तरह ही रख ले, मैं रहूंगी तेरे साथ। अच्छा। बच्चा तुझे नहीं चाहिए तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मुझे बच्चा चाहिए। फिर सर उसने बात तक नहीं की मेरे को, इवन बाद में जाके ब्लॉक भी कर दिया। मैं कोशिश कर रही थी, उसको मैसेजेस करती थी, कॉल करती थी। इवन जब मैंने केस किया तो पुलिस उसे ढूंढ रही थी। 1 साल तक वो भाग रहे हैं, पूरी फैमिली बाहर रही है घर से भागती हुई, जब मैंने केस किया उनके ऊपर, क्योंकि मेरे पास प्रूफ थे। एक बार इन लोगों ने बिचौलिया, इन लोगों ने मुझे मारा था, वीडियो भी है मेरे पास में। मैं बच के भागी और रिकॉर्डिंग करने लगी। मैंने उनको झूठ बोला कि मैं लाइव डाल रही हूँ। मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था कि मैंने सोने की इयररिंग्स अपने चुरा लिए, तो पड़ोसी को लेके आए मेरी तलाशी लेने के लिए। अच्छा जी। फिर क्या हुआ?
फिर मतलब मेरे को बुरा लगा कि अगर आपको डाउट ऐसा कि मैंने चुरा लिए या मैंने छिपाए हैं और आपको तलाशी लेनी है तो आप ले लो ना, आप पड़ोसी को और उसकी वाइफ को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब मैंने इस चीज का अपोज किया, क्योंकि वो मेरा मजाक बनाता था कि वो उस घर में कुछ नहीं है, एक काम वाली है, नौकरानी की तरह रह रही है, क्योंकि वो जो बिचौलिया था मेरे गाँव का ही था। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मैंने अपोज किया, तो मेरे हस्बैंड ने और इन लोगों ने मारा मुझे। फिर मैं बच के भागी और मैं रिकॉर्डिंग करने लगी कि मारो मुझे, मारो। और मैंने बोला मैं लाइव डाल रही हूँ अब इससे। तो बस उसके बाद फिर मेरे को लगा ये लोग ये रिकॉर्डिंग डिलीट ना कर दे, तो मैंने अपनी भाई को उसको भेजा। और एक टीचर वहाँ काम मतलब रिसेप्शन पे रहती थी लड़की, उसको मैंने दी वो रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में डाल के। और भी कुछ रिकॉर्डिंग्स थे, जैसे उसकी एक्स वाइफ की रिकॉर्डिंग्स थी रोते हुए, वो सब मैंने उस पेन ड्राइव में डाली और मैंने उस टीचर को दिया कि मेरे भाई आ जाएगा रोड तक और उसको दे देना। तो उसने मेरे घर तक पहुंचाई वो रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग डिलीट कर देंगे, और उन लोगों ने डिलीट भी कर दी थी सर। उसके बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ा डिलीट करने के, उनको लगा कि अब इसके पास कोई प्रूफ नहीं बचा है। तब आपने ये दिमाग पहले ही लगाया था? हाँ, क्योंकि सर मुझे पता चल गया था कि ये लोग ये सब कर, क्योंकि सर क्या रीजन हो सकता है कि किसी को पढ़ाई से रोकना। मेरे को पढ़ाई से रोका जा रहा था। मेरे पापा को बोला गया कि ये जिद कर रही है पढ़ने की, तो मेरे पापा ने बोला कि जब वो लोग मना कर रहे हैं तो तुम्हें नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने बोला कि पापा मुझे भरोसा नहीं है, ये लोग मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं, और फिर मैं क्या करूंगी अगर इन लोगों ने छोड़ दिया तो पापा बोलते हैं कि क्या करेगी पढ़ के जब वो मना कर रहे हैं तो। और पापा मतलब उनके पूरे फेवर में थे मेरे। मैंने फिर अपने भाई को कॉल किया कि मुझे मेरा पेपर है, प्लीज चल ले मेरे साथ में। वो बोला कि मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ, उसके साथ चली जाना पेपर के लिए। मैंने बोला नहीं, अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो ये मेरे कैरेक्टर पे बोलेंगे कि किसी लड़के के साथ भाग गई या किसी लड़के के साथ गई है, तू चल, तेरे साथ ही जाऊंगी मैं। मेरा भाई आया कि मैं थोड़ा दूर जाके गाड़ी लेके आ रहा हूँ और तू आ जाना वहीं। उसने गाड़ी दूर पार्क की और फिर मैं गई उसके पास, तब फिर वो मेरे को एग्जाम दिलाने ले गया। जब उन लोग को पता चला तो वो कॉल्स पे कॉल किए जा रहे हैं मेरे को, मेरे भाई को। मेरे पापा भी वेन कर रहे थे कि कहाँ है। फिर मेरे भाई ने बताया कि वो पेपर दे रही है, मैं अंदर थी। तो बस पढ़ाई भी मैंने जबरदस्ती की। फिर देखा कि ये लोग नहीं चाहते पढ़ूं, तो फिर मैंने छोड़ दी थी सर। 1 साल का मेरा गैप भी रहा पढ़ाई में। अच्छा। हाँ, जब डिग्री कर रहे थे आप? हाँ, मैंने बीए कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आगे, वो लोग नहीं चाह रहे थे। मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है तुझे पढ़ाने के लिए। इवन वो अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहे थे, नौकरानी को भी पढ़ा रहे थे सर। मेरे लिए पैसे नहीं थे उनके पास। अच्छा। 6-7 हजार जो भी बीए की फीस थी उसके लिए भी नहीं थे उनके पास पैसे। जब आपने ये डिसीजन लिया तो सामाजिक और पारिवारिक दबाव कितना था आपके ऊपर? सर स्टार्टिंग में पापा अगेंस्ट थे। जब मैंने पापा को पूरा मतलब बताई चीजें, पापा ने बोला वो लोग अच्छे हैं। जब मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भेजी पापा को कि वो लोग, पापा मुझे डर है कि छोड़ देंगे मुझे, तो पापा ने बोला कि तू क्यों छोड़ देंगे। मैंने कहा मुझे भरोसा नहीं है उन लोगों पे। तो फिर पापा ने मेरे जो एक एग्जाम मेरे भाई ने दिलवाया, बाद बाकी फिर पापा गए मेरे साथ दिलवाने, ये लोग नहीं गए। पापा के अलावा बाकी मामा ताया जी ये सब लोगों का क्या? सर जब उसने मुझे छोड़ा ना तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। अच्छा। बोला जब मैं जाती थी थाने तो बोल दिया जाता था कि आज प्रिंटर खराब है, आज ये प्रॉब्लम है। कोई मेरी एफआईआर नहीं लिख रहा था। और फिर मैं कैसे एफआईआर दर्ज कराया आपने? उस टाइम पे सर मैं बहुत परेशान थी, डिप्रेस थी और मैं रो रही थी। तो मैंने एक वीडियो बनाया था रोते हुए, जो कि मैंने अपने यूट्यूब पे डाला था वो वीडियो, और मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था। और जब वो उस वीडियो का दबाव पड़ा था पुलिस पे, तो उसके बाद उन लोगों ने एफआईआर लिखी थी। अच्छा जी। और बाकी फिर हाँ, रिश्तेदारों का उस वीडियो के बाद रिएक्शन आया, हमारी बेइज्जती करा रही है वीडियो बना के, वीडियो बना रही है, वीडियो हमारी बेइज्जती हो रही है, और क्या कर रही है ये लड़की, अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली क्यों कर रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है। रिश्तेदारों का ऐसा रिएक्शन था। तो ये जब उधर से जब तलाक फाइल हुआ तो आपने भी फाइल किया? मैंने सर फिर जो जैसे मेरे साथ हिंसा होती थी, जैसे कि मैं बताऊं तो दहेज के लिए भी मेरे को बोला जाता था। बाद में
प्लॉट भी दिया मेरे फादर ने 2016 में, शादी इवेंट 2015 में हुई थी। कितना बड़ा प्लॉट दिया? 135 गज के आसपास का होगा सर। अलीगढ़ में? अलीगढ़ में। कितनी कीमत होगी आज उसकी? आज उसकी कीमत सर 30 लाख के आसपास होगी। 30 लाख जी। और वो प्लॉट ले लिया उन्होंने? हाँ जी सर, और अपने नाम पे नहीं लिया सर उन्होंने। मेरे पापा ने गलती कर दी। पापा को लगा इकलौता बेटा है, क्या ही करेंगे, तो बोलते हैं कि हमारे पास तो प्रॉपर्टी है, हमें पैसे चाहिए। तो बोलते हैं कि उनके ही गांव के हैं एक, उनकी वाइफ के नाम पे उन्होंने वो प्लॉट करवाया था। पैसे हमें नहीं पता कि उन्होंने बैंक में लिए या कैश लिया, कैसे लिया। इवन जब मैंने ये चीज अपनी FIR में लिखी थी कि इन्होंने दहेज में मतलब प्लॉट वगैरह मांगा था, तो जिनको हमने नाम किया था, जिनके नाम पे करवाया गया था, तो उनसे मैंने बोला पुलिस के आगे कि अंकल आपको वो प्लॉट, आपने पैसे मेरे मतलब फादर इन लॉ को दिए थे? तो बोलते हैं हमने तो उसको दिए थे जो एजेंट होते हैं, एजेंट के थ्रू लिया था। मतलब एक आदमी सर इतना गिर गया कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मतलब उसने भी मेरे इन लॉज को ही सपोर्ट किया। मैं अकेली लड़ी हूँ सर अपनी लड़ाई, कोई नहीं था मेरे साथ मेरी फैमिली के अलावा। तो जब आपने अपनी लड़ाई शुरू की तो आपके चरित्र का हनन कितना हुआ? बहुत ज्यादा सर। क्या क्या आरोप लगाए गए? आरोप लगाए गए सर, जैसे मेरा केस चल रहा था तो मेरी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट तक बनवा ली गई। अच्छा। कि मैं अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, मतलब किसी सिंगल पर्सन के साथ नहीं, अलग अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना रही हूँ, और फिर मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा गया। और अल्ट्रासाउंड की वो भी सरकारी हॉस्पिटल से रिपोर्ट बनवाई गई सर। उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं नवंबर 2024 में 9 वीक की प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा था। एंड फिर मैंने अलीगढ़ में कराया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर मैंने मथुरा कराया सर। उसमें जो रिपोर्ट में था कि फिर मैंने मथुरा अल्ट्रासाउंड कराया। मथुरा में मैं 17 वीक की प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। 3 जनवरी को कराया, मतलब ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा था। जबकि मैंने कभी अल्ट्रासाउंड तो दूर सर, मैं कभी आज तक जिंदगी में प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, उसके साथ थी तब भी नहीं हुई मैं। अच्छा जी। फिर इसके लिए मैंने एक वीडियो पुलिस का बनाया, उसमें भी पुलिस नहीं कर रही थी सर। मतलब मैंने वीडियो का बहुत सहारा लिया है सर। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को, रोल रहा है मेरी लाइफ में इस लड़ाई को लड़ने में। जी हाँ। शारीरिक उत्पीड़न भी हुए आपके? जब उस मतलब जो काम वाली रहती है ना उनके घर में, उससे लड़ाई हुई तो मेरे को अलग कर दिया गया था। अच्छा। एक कोचिंग सेंटर है उनका, मतलब आते जाते रहती थी वहां भी। जब काम वहां पड़ता था तो मैं वहां भी काम करने के लिए जाती थी। कोई भी फंक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा काम है तो काम, मतलब मैं काम वाली थी उस घर में सर। मैंने कभी शिकायत भी नहीं की, इवन कभी कोई डिमांड भी नहीं की कि मेरे को ये चाहिए। जैसे रखा उन्होंने, मैंने वैसे ही रहा। तो जाके क्या करती थी वहाँ? साफ सफाई? हाँ, काम में हेल्प करना, खाने बनाना। अच्छा, मेरे को कुकिंग का बहुत शौक था, मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक था, तो उनकी फरमाइश रहती थी अलग अलग डिशेज की। तो मैं नेट से सर्च कर करके यूट्यूब से उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती थी कि मेरा हस्बैंड खुश, मतलब हाँ, वो आज भी मेरी तारीफ करता है खाने के लिए। अच्छा। कि खाना बहुत अच्छा बनाती थी। और कोर्ट में खैर उसने की। अच्छा। क्योंकि मैंने सर कभी उसके साथ कोई तू तक नहीं बोला सर, जब तक मैं साथ रही। हमारी कितनी भी लड़ाइयाँ हुई, कितनी भी डिप्रेस्ड थी मैं, कभी मैंने तू नहीं बोला। तो जब ये आप सहारा लिया जी कि ये लड़ाई लड़नी है सोशल मीडिया का जी, तो मायके जो आपके फादर थे, जो मायका जिसको बोलते हैं, तो मायके की तरफ से आपको सहारा मिला या वहां से भी आपको दबाव मिला सुलह करने का? सर मेरी मम्मी एक टिपिकल हाउसवाइफ है और मैं ऐसी परिवार से हूँ जहाँ कभी डाइवोर्स नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा यही सिखाया जाता है बेटी को कि निभाना है, हर हाल में निभाना है। तो माँ का यही था कि मतलब ससुराल में ही जो बेटी को वो होता है ना, वो ससुराल में ही होता है जो इज्जत मिलती है। यहाँ पे क्या कैसे रहेगी? तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार यहाँ भी तो अपना कोई नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि मैं तेरे लिए काम वाली बन के रहूंगी जिंदगी भर। अच्छा। नहीं चाहिए बच्चा। अच्छा। और पर फिर मेरे भाई का, पापा का, ठीक है हम साथ देंगे, लेकिन मैंने बोल दिया था कि मैं चली जाऊंगी वापस। इतना सब होने के बाद भी मैं
रेडी थी सर। हम्म। जब उसने डाइवोर्स का उसी ने डाला ना, तो फिर मेरे परिवार मेरी तरफ था सर, कि अच्छा। हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है और मैं निभाना चाहती थी। तो अच्छा। इसीलिए सबने मुझे, मेरे माँ बाप भाई सब साथ थे। तो जब ये कानूनी प्रक्रियाएं आपने जब शुरू की, जब आपको पता चला कि उन्होंने डाइवोर्स डाल दिया, तो फिर आपने भी रिप्लाई फाइल किया होगा। जी सर। तो ये प्रक्रियाएं जो है कितनी जटिल रही? बहुत ज्यादा सर। जब कोर्ट में मैं पहली बार गई, कोर्ट तो छोड़ो, जब मेरे को पहली बार डाइवोर्स के पेपर रिसीव हुए ना, कांप रही थी सर, रो रही थी बुरे तरीके से, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि डाइवोर्स से, क्योंकि एक मिडिल क्लास जो फैमिली की लड़की होती है ना सर, उसके लिए डाइवोर्स बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए भी वो बहुत बड़ी चीज थी कि नहीं, लोग मुझे क्या बोलेंगे कि अरे डाइवोर्स हो गया। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं यार, डाइवोर्स नहीं लेना है। और मैंने उसके आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाई सर। इवन ये जो प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट उसने फेक बनवाई ना सर, इससे पहले तक मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, इतना सब होने के बाद भी। अच्छा। कि मैं साथ में रहूंगी उसके, डाइवोर्स नहीं चाहिए। कब आपने डिसाइड किया कि अब तो बहुत हो गया, आप डाइवोर्स अब लेंगे? प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बाद सर। जो फेक रिपोर्ट उसने बनवाई ना, मेरे कैरेक्टर पे बोला गया कि मैं अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रही हूँ। जब ये मैंने पढ़ा सर तो बहुत रोना आया। इवन मैं हॉस्पिटल भी गई, वहां भी मैंने वीडियो बनाया और उनसे बोला। मैं बहुत स्ट्रांगली वीडियो का सहारा बहुत लिया है। उनसे भी मैं लड़ाई लड़ी कि मेरी रिपोर्ट बन कैसे गई जब मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई हूँ। और वो लोग हंस रही थी सर, डॉक्टर्स, कोई किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये लड़की रो रही है, परेशान है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कि जब मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो रिपोर्ट बन कैसे गई, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट से तो चलो मान लिया कि पैसे भर दिए, पर मेरे को ये कभी ये चीज फेस नहीं की थी कि सरकारी हॉस्पिटल से भी आप पैसे देके रिपोर्ट बनवा सकते हैं। तो ये चीजें, हाँ। और मैंने ये लड़ाई सर इसीलिए भी FIR के लिए, फिर मैंने वीडियो मेरा यहाँ भी इस केस में भी वायरल हुआ। इवन मैंने SSP को, अलीगढ़ के जो SSP हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने CO को इसकी इंक्वायरी के लिए बोला और CO ने इसमें जांच की और वो संदिग्ध पाई गई सर रिपोर्ट, क्योंकि वो मेरी नहीं थी, मैं श्योर थी इस चीज के लिए। अच्छा जी। ना तो सिग्नेचर मेरे थे, जिस भी औरत के वो सिग्नेचर थे। इवन CDR भी निकाली गई पुलिस की तरफ से। तो जब मैं गई ही नहीं तो मेरी वहां की लोकेशन आ ही नहीं सकती थी सर, क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं उस हॉस्पिटल्स में भी। तो कभी पति से आपने गुजारा भत्ता, एलिमनी डिमांड किया? एलिमनी सर, आजकल सर अगर डाइवोर्स होता है ना तो लोगों का सबसे बड़ा रिएक्शन आता है कि डाइवोर्स हो रहा है, एलिमनी के लिए ही हो रहा है। लड़की एलिमनी चाहती है, पैसे चाहती है। इसीलिए मैं ये नहीं कहती कि सारी लड़कियां अच्छी होती हैं सर। कोर्ट में मैं बहुत लड़कियों से मिलती हूँ, इवन लड़कों से भी मिलती हूँ। तो जो मेरा खुद का वो है ना सर ऑब्जर्वेशन, उसमें मैंने देखा है कि 70% लड़कियां सही हैं, 30% गलत है। मैं मानूंगी कि हाँ लड़कियां 100% सही नहीं है, और लड़के भी सर 70% रॉन्ग है तो 30% सही है। अच्छा जी हाँ। 125 का मेरा मुकदमा चला सर, जिसमें कि मैंने उनसे मेरा महीने का खर्चा मांगा कोर्ट की तरफ से। तो एक्स पार्टी हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक भी उसमें नहीं आए थे। तो कोर्ट ने 40,000 मेरा बांधा था महीने का। उसके बाद फिर अगेन ओपन हुआ वो केस, और अगेन इंट्रिम में कोर्ट ने 40,000 फिर से बांध दिया था। ठीक है। लेकिन फाइनल डिसीजन में उसने फिर से सर क्या हुआ? पैसे भर दिए सर। अच्छा जी। और उस केस में फिर से 8,000 बांध दिया गया। जहां जो 2 जजों का डिसीजन सेम था, वहां एक जज ने आके अलग डिसीजन दे दिया, क्योंकि उसने फेक अपनी वो ज्वाइनिंग लेटर बनवाया एक कंपनी से कि मैं 9,000 कमाता हूँ। इवन मैंने सारे प्रूफ दिए सर कि उसका नंबर उसके स्कूल में प्रमोशन के लिए लगा हुआ है, स्कूल में वो जा रहा है, हर चीज तस्वीरें ही दे सकती हूँ सर, क्योंकि उसके नाम पे नहीं थी चीजें। अच्छा। कि पहले भी नहीं थी और अभी इसी उससे कि खर्चा ना देना पड़े। जो स्कूल है उनका, जी, जो कोचिंग सेंटर है जी, वो किसके नाम पे है? सर जो जमीन है वो मेरी मदर इन लॉ के नाम पे है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन था कॉलेज वो भी मेरी मदर इन लॉ के नाम पे था। पर अभी जो है वो मेरे फादर इन लॉ की एक रखेल बोल सकते हैं उन्हें, उनके नाम पे इस टाइम पे। अच्छा जी। और आपकी मदर इन लॉ को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर इन लॉ जो नौकरानी लड़की में बता रही हूँ ना, उसके साथ सोते हैं सर।
मेरी अच्छा। मदर इन लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बड़ी बात कह रही है। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ सर, ये मुझे पता है, बहुत हाँ। बड़ी बात है ये। अच्छा, ये कब पता लगा कि नौकरानी के साथ ही आपके ससुर के वो साथ? अगर आप भी देखेंगे ना सर, वो कहीं बाहर जाए ना उसके साथ में तो वो हाथ में हाथ डाल के चलती है। 26 साल की एक बच्ची, आज मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास या ऐसे एक उतना ओपन भी नहीं है अलीगढ़, है ना, और वहां पे तुम हाथ में हाथ डाल के चल रहे हो, उनकी गोदी में आके बैठ जा रही हो, या मेरे पति के गाल पे काट रही हो। अच्छा, हाँ तो सर ये नॉर्मल चीजें तो नहीं तो लगे। आपके ससुर के अवैध संबंध हैं आपके घर के नौकरानी के साथ? दोनों बाप बेटों के हैं सर। उसी नौकरानी के साथ? हाँ जी। अब आप बताइए ना सर, गाल काटना एक मतलब 25 साल की लड़की, वो भी एक काम वाली। हाँ। बेटी भी नहीं करती है सर इस तरीके की चीजें, तो आई मीन बहन भी। मैं अपने भाई का कभी इतना तो मैं हाथ और वो तक ठीक है सर, गाल काटना और ये सब, गोदी में बैठ जाना, अच्छा, तो ये तो चीजें नॉर्मल नहीं है ना। तो जब कोर्ट में केस हुआ तो वहाँ लीगल डॉक्यूमेंट आपसे साइन कराए गए? जी। किसके द्वारा कराए गए थे? लीगल मतलब मैं समझी नहीं सर। आपने जब एलुमनी के लिए जब फाइल किया जी तो 40,000 बांधे गए पहले, जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 8,000 फिर बांधे गए? क्योंकि सर उन्होंने दिखा, एक तो मेरा ये फेक रिपोर्ट दी उन्होंने कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, चरित्रहीन हूँ, ऐसे उसमें लिखा। और दूसरा था कि मैं कमाता नहीं हूँ, मतलब मैं मजदूरी करता हूँ, 9,000 रुपये महीने में कमाता हूँ। अच्छा जी, ऐसा बोला गया। इसमें कितनी सच्चाई थी? सर वो तो पूरा अलीगढ़ क्या पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप उनको, मैं तस्वीरें भी अगर आपको दिखाऊंगी तो आप भी नहीं बोलोगे कि ये यार 9,000 कमा रहा होगा, जो उनकी लाइफ स्टाइल है। अच्छा, हाँ, उससे देख के साफ पता चलता है सर कि क्या मतलब सर जब आपका खाना पीना रहना अच्छा है तो आपकी एज भी ना वो नहीं दिखती है। तो और सर जब तुम गाड़ी से चल रहे हो बिल्कुल भी नहीं उतर रहे हो, और सर हाथ जो मजदूर होते हैं ना उनके यहाँ पे ना गांठें पड़ी होती हैं, मजदूर का हाथ अलग ही दिख जाता है सर। इतने सॉफ्ट हाथ और इतने कोमल हाथ मजदूर के तो नहीं हो सकते ना सर। ये बात आपने कोर्ट में रखी? कोर्ट में जो इंटरव्यू में जिन जज ने बांधा था ना, जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं मजदूर हूँ, तो जज ने बोला अपने हाथ दिखाना जरा। तो जब मेरे हस्बैंड ने ऐसे हाथ दिखाया ना, तो जज ने ये वाला ही एग्जांपल दिया था उन्हें कि जो मजदूर होता है ना तो उसके यहाँ पे ना वो होती हैं। और इवन सर आप भी देखोगे मजदूर तो किसी एंगल से नहीं है सर। अच्छा, हाँ, तस्वीरें भी स्कूल के, हर चीज में आप मैनेजमेंट में हैं, हर चीज में, तो कैसे मजदूर हो सकते हो? तो पर फेक डॉक्यूमेंट बना के सब कुछ हो जाता है सर आजकल। तो क्या आपको लगता है कि आज जो न्याय व्यवस्था है जी उसमें महिलाओं को न्याय मिलता है? सर बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, 10-10 15-15 साल गुजर जाते हैं न्याय के लिए भागते भागते, और फिर भी बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मैंने अपनी फेक रिपोर्ट के बारे में ही आपको बताया। और ये इंसान ने इन सब में मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, जैसे मैं बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा रही हूँ परेशान। पर हाँ, मैंने बताया तो अपने आप को बिजी रखा सर, इसीलिए शायद मैं स्ट्रांगली लड़ पाई हूँ उससे। उसने तो बहुत कोशिश करी मेरे को गिराने की, पर मैंने स्ट्रांगली लड़ी हूँ सर अपनी लड़ाई। और जैसे कोर्ट वगैरह भी जाती हूँ, लोग बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप या भाई कोई क्यों नहीं जाता है। सर मेरी लड़ाई है, उनको जाके मेरी परेशानी कम थोड़ी हो जाएगी उनको साथ ले जाने से। मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए मैं शुरू में पापा जाते थे मेरे, फिर मैंने बोला कि नहीं मैं खुद अकेले कर लूंगी, तो अब नहीं ले जाती सर। कोर्ट जाना हो, थाने जाना हो, जहां जाना, इवन हाई कोर्ट तक गई हूँ अकेली हर जगह। अच्छा, किसी को नहीं ले जाती। वो हो जाएगा 2-4 बंदों को साथ लेके जाएगा मेरा हस्बैंड, अकेला नहीं जाता। तो मतलब ये है कि समाज और न्याय व्यवस्था में महिलाओं को आज भी पूरा न्याय नहीं मिलता है? नहीं सर, अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है तो आपसे सबसे पहले लोगों का एक नजरिया बन गया। आजकल कुछ केसेस आए औरतों के कि औरतों ने मार दिया आदमियों को, 2-4 केसेस ही आए हैं। उसके बाद लोगों मर्दों का क्या एक आने लगा है कि मर्द डरा हुआ है, औरतें बुरी होती हैं। पर नहीं सर, औरत को प्यार करो ना तो औरत बहुत अच्छी होती है, एक बार उससे प्यार जान भी दे देगी। आप प्यार करके तो देखो औरत को। पर
महिलाओं की तो आए दिन लाशें बोरे में, कहीं नाले में, कहीं... वायरल नहीं होती ना सर, क्योंकि ये नॉर्मल है, होता चला आ रहा है ना सर। नया क्या है, आदमी का मरना नया है ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ ना सर, आज हो रहा है तो ये नया है। तो अब ये महिलाएं जवाब देना शुरू कर दी हैं। हाँ, कह सकते हैं सर। एक होता है ना सर, इंसान कब तक सहेगा, सहने की तो भी ये एक सीमा मुस्कान होती और है। सोनम जैसी जो महिलाएं हैं जिन्होंने ड्रम में बंद कर दिया और वहां मेघालय में ले जाके इस तरीके से प्लानिंग करके, जी, तो आपके दिमाग में नहीं आया कभी? नहीं सर, मेरे बोल सकते हैं वो संस्कार नहीं थे। और देखो, मैं और औरतों को भी यही बोलना चाहूंगी कि ये सॉल्यूशन नहीं है कि किसी भी आदमी को मार दो। आप लीगली लड़ सकते हो, मैं जानती हूँ लीगली लड़ने में सर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप किसी को मार दो और ड्रम में बंद कर दो, ये सॉल्यूशन मतलब नहीं है। इतने कुछ होने के बाद भी आज भी कोर्ट में भरोसा है कि न्याय मिलेगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो है। अच्छा। वो थोड़ी सी एक छोटी सी उम्मीद होती है ना, वो तो है कि अगर मान लो वो स्टेट लेवल के जजों को खरीद लेगा, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो है ना सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो न्याय पे है कि वहां न्याय नहीं बिकता। हाँ, छोटे छोटे सर 100-100 रुपए में मैंने उनको बिकते हुए देखा, जो बाबू बाबू होते हैं ना, 100-100 रुपए में यूं ही बिक जाते हैं सर। अच्छा। कोर्टों की हालत सर, एक चीज मैंने नोटिस करी है, जब मैं ये कोर्ट में जाती हूँ तो वहां पे जो बाबू जो बैठे होते हैं जज के नीचे, उनको 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए दिए जाते हैं। किस लिए? मुझे भी नहीं आज तक समझ में आया सर, कि मुझे लगता है खाली वो फाइल देते हैं सिग्नेचर पर, उनको तो सरकार ऑलरेडी पेमेंट कर रही है ना उस चीज का, फाइल देने का। हाँ। तो हमसे जो वकील हैं वो क्यों पैसे दिलवाते हैं आम जनता से? आम जनता तो बेचारी वैसे भी अपने केस के लिए वो कैसे कैसे पैसे लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो 20, अब लोगों को लगेगा कि बहुत छोटा अमाउंट है 20 रुपए या 50 रुपए, लेकिन उसके लिए वो 20 रुपए 50 रुपए सर किराया निकल जाएगा, उसका रिक्शे का या ऑटो का किराया, या वो घर से वहां तक आ रहा है। क्योंकि सर पैसा कमाना, एक आम जनता ना केस नहीं लड़ सकती है सर, क्योंकि महंगाई, वकीलों की फीस प्लस ऊपर से जो छोटे छोटे से बाबू और ये बैठे होते हैं ना, इन बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं हर चीज में। जब आपको डाइवोर्स के पेपर मिले जी, और उसके बाद आप ये लड़ाई लड़नी शुरू की जी, तो आपने अपने आप को आर्थिक रूप से कैसे संभाला सर? क्योंकि पैसा बहुत बड़ा मैटर करता है जीवन में। हाँ सर, पैसा बहुत मैटर करता है। मेरे परिवार ने, मेरे फादर ने, मेरे भाई ने मेरा साथ दिया है। अच्छा। जी हाँ, इवन शुरू में हाई कोर्ट और सब चीज मेरे भाई ने, मेरे पापा सारी ने। फीस और हाँ जी, कोर्ट फीस सब कुछ, एडवोकेट की फीस? हाँ, मेरे भाई ने, पापा ने किया है सर। और लीगल जो भी खर्चे आए, आपके हाँ। अपने व्यक्तिगत खर्चे भी होंगे? हाँ सर, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है, आज भी करते हैं सर। वो जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं। ये बात अलग है कि मैं कोर्ट और हर जगह उन्हें नहीं ले जाती हूँ, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अभी आपका तलाक कंप्लीटली हो गया है या अभी होने वाला है? अभी नहीं हुआ है सर, क्योंकि मैंने नहीं दिया है उसको, तो तलाक चाहिए ना सर, पर मैंने अभी नहीं दिया है। अच्छा। क्योंकि सर मैं चाहती थी कि वो पहले एक डाइवोर्स ऑलरेडी दे चुका है, अभी मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यानी मुझे भी वो छोड़ रहा है। तो ये कोई सर खेल नहीं है कि शादी करो और छोड़ दो, या तो प्रिपेयर पूरे तरीके से हो जाओ कि हाँ आप किसी के साथ रह सकते हो। आजकल सर ये बहुत ज्यादा चल रहा है, जब तक आप श्योर नहीं हो किसी से शादी करके किसी की लाइफ बर्बाद मत करो। एटलीस्ट अगर आप श्योर हो कि हाँ उसके साथ पूरी जिंदगी रह सकते हो तभी शादी करो, अदरवाइज मत करो। अच्छा। मेरा मतलब मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये इस सब प्रोसेस से गुजरना, डाइवोर्स, और ये मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। मुझे लगता है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि लड़कियां टॉर्चर होती हैं इसमें, अगर लड़का भी है तो वो भी टॉर्चर होता है सर इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हो। क्योंकि मैंने कई लड़कों से भी बात करी है जो इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर हूँ इससे, प्रोसीजर से। इन सब जब तलाक के जब केसेस की पेशी पे जब आप जाती होंगी, अपीयर होने जाती होंगी, तारीख जब लगता होगा जी, तो उसमें आपको कभी दोषी ठहराया गया? अभी तक तो सर ऐसा नहीं आया है। ये जो प्रेगनेंसी वाली जो रिपोर्ट थी इसमें बस थोड़ा सा, पर इसमें भी मैंने अपनी बात रखी, और अभी इसमें एफआईआर के लिए बोला गया है। मतलब अभी मैंने एफआईआर की कॉपी नहीं ली है, बस अभी पता चला है कि हाँ एफआईआर के लिए ऑर्डर हो गया है उसमें।
क्योंकि इंक्वायरी उसमें बैठी थी सर, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट थी मैं कि मेरी रिपोर्ट वो है ही नहीं है, क्योंकि मैं आज तक कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, तो मेरी रिपोर्ट बन कैसे सकती है। तो यहाँ पे मुझे बुरा लगा सर कि जज को, जब मैं मना कर रही हूँ कि वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, तो जांच करानी चाहिए थी जज को। जज ने जांच ना करा के उस पे मतलब ऐसे कर दिया जैसे कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी सर। किसी के चरित्र पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है कि हाँ ये चरित्रहीन है, लेकिन मुझे ये चीज थोड़ा सा लगा कि अगर आप जज हैं तो आपको उसमें जांच तो करानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी को चरित्रहीन बोला जा रहा है, इवन रिपोर्ट भी दी जा रही है और सामने वाला बोल रहा है कि रिपोर्ट मेरी नहीं है, तो इसमें जांच तो होनी चाहिए थी ना। वहां पे जज को उस टाइम पे ऑर्डर्स देने चाहिए थे, पर उन्होंने सीधा डिसीजन दे दिया कि खर्चा बनता है 8,000 का बस। तो उसका अपील आपने किया? जी मैंने हाई कोर्ट में अभी उसके लिए अपील किया है। अच्छा जी। तो जब जैसे ही समाज में ये पता लगा, लोगों को तो पता लगा होगा? हाँ सर, वीडियो से डाइवोर्स का मैटर चल रहा है आपका। जी। तो समाज कितना क्रूर हो सकता है एक ऐसी महिला के प्रति जो कि एक तलाक शुदा है या तलाक लेने जा रही है? ऐसी कोई घटना बताइए। सर मेरे केस में तो और जो आसपास के लोग थे, मैंने जितना भी सुना, क्योंकि मेरे मतलब होता है ना सर, आप अगर आपके आसपास के लोग आपको बेटर जानते हैं तो उन लोग, मैं भी वहीं रहती हूँ और मेरे इन लॉज भी वहीं के हैं, तो सबको मेरे इन लॉज का बिहेवियर पता था। तो मैं आपको बोलूं तो किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई कि लड़की गलत हो सकती है। सबने यही बोला कि लड़की सही है, क्योंकि पहला भी उसका हो चुका है यही सारा सीन, और अगेन वो मेरे साथ भी वही सारा रिपीट कर रहा है। मेरा सबने बिहेवियर देखा है सर कि मैं कैसी रही हूँ। तो आसपास के लोगों का तो नहीं था, लेकिन हाँ रिश्तेदारों का एक रिएक्शन जरूर था कि उनकी बेइज्जती हो रही है मेरे तलाक की वजह से, या मेरे जो वीडियोज में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत रोती थी सर उस समय, तो कुछ रोने के भी मेरे वीडियोस थे, तो उनकी बहुत बेइज्जती होती थी सर मेरे वीडियोस से। रिश्तेदारों की शादी वीडियो डाल रही है, बेइज्जती करा रही है, शादी क्यों नहीं कर देते अब इसकी, दोबारा शादी कर दो। दोबारा शादी के लिए कोई दबाव फैमिली की तरफ से नहीं है सर ऑनेस्टली। अच्छा। वो कहते हैं कि एक बार उनकी, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज थी, तो मेरे फादर को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शादी गलत हाथों में अपनी बेटी देके, तो उनका मानना है कि जैसा मेरा दिल करे मैं वो कर सकती हूँ। कभी आपके माइंड में ये, जब तमाम सारी चीजें चल रही थी जीवन में, जी, उथल पुथल हो रहा था, जी, तो कभी आपको लगा, आपको कभी आपके दिमाग में ये कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए? हाँ सर, आया, आत्महत्या का आया सर। कब आया? एक बार तो तब आया सर जब मैं वहां रह रही थी, अलीगढ़, अपने इन लॉज के घर में रह रही थी। अच्छा। सर इसका मुद्दा भी उन लोगों ने बनाया, क्या? मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ तो इसका वो फायदा उठाएंगे या नहीं, क्या होगा, पर उन लोगों ने ये चीज डाला कि आत्महत्या की धमकी देती थी, आत्महत्या कर सकती है। अपने बाप को फोटो भेज रही थी आत्महत्या का, पर मैंने अपने पापा को कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा, शायद उन्हें पता भी नहीं कि मैं सुसाइड करने जा रही थी। मानसिक दबाव डाला जा रहा था कि आप आत्महत्या कर लूं सर, और मैंने उनको बताया कि मैं करने जा रही हूँ, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। होता है ना सर कि अगर मरने जा रही है तो हाँ तो बचाया नहीं उन लोगों का। मेरे घर में कोई काउंसलिंग भी नहीं हुआ? नहीं, मैं सुसाइड करने जा रही थी सर, और वहां पे 2 डॉग थे घर में, मैं कुत्ते रखती थी अपने पास में, और जो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मैं रो रही थी उनको गले लगा लगा के, और फांसी का फंदा बना रही थी। अच्छा। कि अब नहीं जीना है, बहुत हो गया। और तो जो डॉग था ना, वो मेरे को बार बार सर खींच रहा था पकड़ के, गेट की तरफ भाग के जाता, भागता भागता फिर मेरी तरफ आता, और मेरे में ऐसे अब लात मार रहा था वो पैर। अच्छा। और पता नहीं, उसे देख के सर मैं रुक गई कि नहीं, आत्महत्या तो नहीं करनी है। तो कितने दिन डिप्रेशन रहा आपको? सर वहां पे रही, पूरा टाइम ही रोती रहती थी सर। फिर मैंने अपने आप को बिजी किया। 14 कुत्ते थे जिनको कि मैं बच्चे की तरह रखती थी सर, उनको नहलाना, उनके बेड बना रखे थे प्रॉपर, मैंने बेड पे उनको सुलाना, ये इन सारे कामों में, गार्डनिंग करना, वहां पे मैंने ऊपर बहुत सारे सब्जियां ग्रो करना, और इस सब में अपने आप को बिजी रखा। ऐसे में थोड़ा ठीक रही। अच्छा। और उसके बाद जब उन लोगों ने छोड़ दिया तो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी मैं। फिर एक रूम में खुद को बंद कर लिया था, बस रोती रहती थी, बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा भाई मुझे बोलता था सर कि अब तो बुढ़ी हो गई हो, कितनी गंदी दिखने लगी हो। मैंने बोला यार इतनी जल्दी थोड़ी गिव अप कर दूंगी। मैंने बोला पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मेरा जो ससुराल था सर वो भी मेरे मायके के पास ही था,
तो और वो सारी चीजें लोग पूछते थे, बोलते थे कि डाइवोर्स का रीजन क्या है, या अरे बहुत बुरा आदमी है, कुछ भी बोले, पर आती तो वही चीजें थी ना माइंड में बार बार। तो इसीलिए मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे दिल्ली जाना है। पापा ने बोला अगर तुझे खुशी मिलती है तू जा, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि मैं सबसे निकलूं, क्योंकि रोना धोना मेरा यही रहता था सर, रोती रहती थी बस, ना घर में किसी से बात भी नहीं करती थी। तो फिर बस दिल्ली शिफ्ट हुई और फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। तो मेरे को जो सपोर्ट मिला है सर जिम का बहुत मिला है, जो आज आप देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि पहले अगर देखेंगे तो एक टिपिकल हाउसवाइफ, वो काफी मतलब एज के अकॉर्डिंग लगती थी कि उतनी एज है। अगर आज मैं बोलती हूँ किसी को कि मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो कोई यकीन नहीं करता कि 10 साल हो गए शादी को। अच्छा जी। तो आपने कैसे खड़ा किया अपने आप को दोबारा, जब आत्महत्या का एक दौर आया जी वो ड्रॉप हुआ कि नहीं करनी है, जी फिर लंबे टाइम तक आप डिप्रेशन में रही, जी। तो डिप्रेशन के बाद आपने अपने आप को रीबिल्ड कब किया, बाउंस बैक कब किया आपने? ये सर जब उसका डाइवोर्स का जो आ गया, उसके जो नोटिस मिला, उसके फिर ऑलमोस्ट 6 महीने बाद फिर मैंने खुद को यहाँ, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, और सर सब कुछ मैंने अपने आप ही किया है। किसी ने, बस मेरी एक दोस्त थी श्वेता, जो मेरी डिप्लोमा की दोस्त थी, उसने मुझे स्टार्टिंग में सर सपोर्ट किया था, और किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो आज भी करती है या मतलब उसके बाद? आज तो सर मैं खुद अपनी हेल्प कर सकती हूँ। आज मैंने खुद और लड़कियों की भी हेल्प की है, तो अच्छा। आज तो मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है शायद उतनी, भगवान की दुआ से। अच्छा। एक और लड़की थी जिसको कि मैं, गांव की है सर, वो अपने साथ मेरी रूममेट है अभी इस टाइम पे, वो मैं उसको लेके आई और अपने साथ रखा उसको। इवन वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो मैंने उसको एक फैक्ट्री में लगवाया, और आज वो अपने खर्चे खुद उठा रही है। तो आपने कभी कोई नौकरी या स्टार्टअप या कोई समाज सेवा शुरू की? हाँ सर, मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, पर कभी कभी क्योंकि ये मेरे केसेस, और इस समय इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ ना कि जैसे कि मेरा डाइवोर्स का केस मथुरा से डाला है उसने, तो वहां भाग के जाना में, और इन सब चीजों में भी मैं बहुत ज्यादा उलझी हुई हूँ। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ। इस पूरे सफर ने आपको क्या सिखाया? कोई भी सिचुएशन आए, स्ट्रांगली खड़ा रहना चाहिए, और रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। मैं तो बहुत रोई हूँ खैर, पर हमसे सीखा यही है कि रोना नहीं चाहिए, अपनी बात को स्ट्रांगली रखो और स्ट्रांगली लड़ो, कोई भी लड़ाई अपने। जी। और सबसे बड़ी चीज सर मैं बोलना चाहूंगी कि अपने आप को बिजी रखो। अगर आप खाली रहोगे माइंड में ना, वो सारी चीजें आपके चलती रहेंगी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब हमारे साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो हमारे माइंड में एक चीज बहुत आती है, मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ, मैं ही क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा लेता है, और उसको स्ट्रांगली आप खड़े होके लो, लेकिन गलत चीजों का सहारा मत लो। जैसे कि लोग जब डिप्रेस्ड होते हैं तो ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, पर मेरा मानना है कि अच्छी चीजों को चुनो, बुरी चीजों को मत चुनो। जैसे मैंने जिम चुना, कि उससे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर, और आज स्ट्रांगली मैं लड़ भी पा रही हूँ और खड़ी भी हो रही हूँ। अच्छा, तो आपने कभी सिगरेट? नहीं सर, कभी नहीं। या कोई नशा? नहीं सर, मेरी दोस्त मेरे आगे बैठ के करती है, लेकिन मैं नहीं। कुछ में मतलब सॉरी, कुछ दोस्त है जो कभी कभी ओकेजनली लेती हैं, लेकिन नहीं। आपने कभी नहीं सर, इसका सहारा ही नहीं लिया? नहीं। जैसे कभी कभी कोई बोलेगा भी कि अरे क्या है, ड्रिंक की तो है, कर ले, तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरी माँ को बहुत भरोसा है मेरे पे। अच्छा। कि मेरी बेटी नहीं करेगी, और उसी भरोसे पे शायद मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ। आप उन करोड़ों महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस सेम संघर्ष से आज गुजर रही हैं? सर, मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी मदद करेगा, तो कोई किसी की मदद नहीं करता है। आपको अपनी खुद ही करनी पड़ती है, अपने लिए लड़ना खुद ही पड़ता है। अगर आप कुछ भी सह रहे हो तो सामने वाला आपको टॉर्चर करता रहेगा, और आप सहते हुए जिंदगी बिता जाओगे। तो सहो नहीं। शायद अगर मैं नहीं सहती तो आज 10 साल हो गए शादी को, तो शायद इतनी ज्यादा टाइम बर्बादी हो गया ना सर। तो ये बर्बाद तो नहीं हुआ होता अगर मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ी होती, तभी लड़ना शुरू कर दिया होता, तो आज इतना टाइम नहीं मेरा वेस्ट हुआ होता। कितने साल की एज में शादी हुई थी आपकी? सर ऑलमोस्ट 20 साल की उम्र में हो गई थी। एज में शादी हो गई जी। तो क्या आप फिर से प्यार, रिश्ता और शादी में भरोसा कर पाएंगी? सर, घर वाले बोलते हैं कि बहुत बड़ी उम्र है और ऐसे नहीं कटेगी, पर भरोसा नहीं हो पाता है।
सुष्मिता सेन भी शादी नहीं की, हाँ बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। जी। उनको भी कभी किसी से प्रेम था, चीजें थी, मोहब्बत था। रेखा बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। जी। तो लता मंगेशकर रही हैं, और भी बहुत सारी रही हैं, तो जी। लॉट्स ऑफ। और सबसे रिसेंटली सानिया मिर्जा का भी तलाक हुआ। जी। वो तो बहुत बड़ी टेनिस स्टार रही हैं। जी। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? सर दोबारा जब एक बार ऐसा हो जाता है ना, तो दोबारा किसी पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिस पे कि मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, या अभी तो मैं घर वालों को मना ही करती हूँ कि नहीं शादी, और पता नहीं अगर भगवान ने कोई भेजा होगा तो जरूर आगे। अच्छा, हाँ, पर अभी तक नहीं सोचा। मतलब अभी भी उम्मीद है कि कोई सपनों का राजकुमार आएगा? सर सच बताऊं तो मेरी दोस्त बोलती है, मेरी हाँ। बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। तो वो बोलती है कि इतनी अच्छी दिखती है, क्या फायदा अच्छे दिखने का, शादी क्यों नहीं कर लेती है? अरे एक आदमी गलत निकल गया तो दूसरा थोड़ी गलत होगा। अच्छा। मैं बोलती हूँ नहीं यार, भरोसा नहीं होता है, तो बस इसीलिए। अब तो काफी लगभग 10 साल हो गए शादी, जी। उसके बाद तलाक का मैटर चलते हाँ, हैं। 4 साल अलग हुए हो गए सर, 4 साल से ज्यादा। तो आप बीइंग एज ए डाइवोर्स का मैटर्स लड़ते हुए आप पार्टी हैं, जी। तो आप क्या चाहती है कि कानून में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? सर मैं ये नहीं कहती कि आंख बंद करके जो भी है लड़की के फेवर में हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लड़के भी हैं जो बुरी चीजों का सामना करते, मतलब कुछ लड़कियों की वजह से। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जी आंख बंद करके कोर्ट को लड़की के फेवर में ही सब कुछ कर देना चाहिए, पर हाँ सर, कुछ औरतें हैं कि इंसान दूसरी शादी कर ले रहा है सर, और कोर्ट कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, लड़की प्रूफ भी दे रही है, तस्वीर भी दे रही है, उसके बावजूद भी कोर्ट कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है सर। तो ये चीजें हैं, और शायद इस पे कोर्ट को ना स्ट्रांगली अपना देना चाहिए कि ये गलत है, और अगेंस्ट में बोलना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। जो लड़कियां अभी पहली मैरिज करने जा रही हैं जी, या किसी के प्रेम में हैं जी, शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर पहली चीज तो कि प्रेम में एकदम पागल नहीं हो जाना चाहिए। पहले सोचो समझो क्या इसके साथ में या इसकी फैमिली के साथ में पूरी जिंदगी बिता पाओगे, तभी शादी करो। अदरवाइज सर फर्क नहीं पड़ता शादी हो गई या नहीं हो गई है, अकेले भी तो रह ही सकते हो। अच्छा, क्या जरूरत है? मेरा तो अब यही है सर मानना। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपको आपके हस्बैंड के बारे में पता नहीं था कि इनकी पहले से शादी हुई है, एक्सपर्ट डाइवोर्स हुआ है जी, और भी तमाम सारी चीजें थी, नौकरानी के साथ अवैध संबंध रहे जी, ससुर के नौकरानी के साथ अवैध संबंध है जी, आपको आपके सास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी, ये तमाम जो रिश्ते हैं आपस में एक उलझे हुए हैं जी, तो ये दस्तक देते हैं। तो जो नई लड़कियां हैं अगर कहीं अरेंज मैरिज में ही जा रही हैं शादी करने, तो उनको क्या क्या जांच करनी चाहिए अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर पहले तो तुरंत शादी नहीं करी, जैसे मेरी शादी हुई थी बहुत जल्दबाजी में, जैसे कि मैंने बताया कोर्ट मैरिज हो गई, तुरंत ही करा ली उन लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन। तो तुरंत तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पहले एक दूसरे को समझो, टाइम दो, एक दूसरे के बारे में जानो। इवन कहते हैं कि आसपास के लोगों से भी पूछो, क्योंकि आपके बारे में आपके आसपास के लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। अच्छा। क्योंकि कुछ बुराइयां होती हैं सर, वो छिपी नहीं रह सकती हैं और वो पता चल जाती हैं। जैसे कि मैं मेरे इन लॉज की ही बात करूं, तो अगर आप आसपास पूछेंगे तो हर कोई बता देगा। अच्छा। कि वो किस टाइप के हैं। शायद मेरे फादर ने यही गलती कर दी मेरी शादी के टाइम पे कि उन्होंने पूरी जांच पड़ताल नहीं करी सर। अच्छा। और जैसा उन लोगों ने बोला उन पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया, तो किसी पे भी आज के टाइम में तो नहीं करना चाहिए सर। बीइंग एज एडवोकेट मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा जी, कि कभी भी कोई भी लड़की हो या लड़का अगर शादी के बंधन में किसी के साथ भी आप बंधने जा रहे हो जी, तो आपको नहीं पता कि उसका पास्ट क्या है जी, अगर आप अरेंज मैरिज में जा रहे हो तो एटलीस्ट एक तो आपको उसका मेडिकल जांच करा लेना चाहिए, कहीं HIV तो नहीं है जी। सेकेंडली स्पर्म
अगर बच्चे आप चाहते हैं तो स्पर्म काउंट्स भी जांच होनी चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा आपको वहाँ के लोकल थाने और कोर्ट्स में अपने लोकल सूत्रों से या किसी भी एडवोकेट की आप मदद ले सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई रेप केस तो नहीं है जी। या किसी भी तरीके का कोई विवाद तो नहीं है। और वहाँ जो लोकल लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनसे भी पता किया जा सकता है कि इस लड़के की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हर एक लड़की को या लड़का हो उसको भी जांचना चाहिए शादी के बंधन में बंधने से पहले जी। क्योंकि डाइवोर्स के केसेस मैं बहुत देख रहा हूँ, 70% इंक्रीज हुए हैं, परिवार टूट रहे हैं और अल्टीमेटली उसमें परिवार तो उस दर्द को, उस पीड़ा को झेलता तो है ही, लेकिन साथ में उस पीड़ा को परिवार वो महसूस नहीं कर पाता। जो एक पीड़ित होता है, जो एक विक्टिम है, वो जो महसूस कर पाता है वो दूसरे नहीं कर पाते हैं जी। तो इस तरीके की चीजें न हो उससे पहले, देखिए वैसे तो रिश्ता भरोसे पे टिका रहता है, लेकिन जब इस तरीके के एकदम ब्लाइंड अरेंज मैरिज में आप जा रहे हो तो आपको लोकल इंटेलिजेंस की या आजकल प्राइवेट डिटेक्टिव भी हैं, उनका भी सहारा लिया जा सकता है। ये शादी से पहले ये आप कर सकते हैं या जो भी अभी शादी के बंधन में जा रहे हैं बंधना, तो ये चेक करा सकते हैं, कोर्ट के केसेस चेक करा सकते हैं, उसका सिविल स्कोर चेक करा सकते हैं कि कहीं बहुत बड़ा लोन या इस तरीके की चीजें या फ्रॉड तो नहीं चल रहा है जी। तो ये है, कुछ पैमाना है, हर चीज का एक पैरामीटर्स है। जैसे बैंक आपको लोन देने से पहले आपका सिविल स्कोर चेक करती है। यस सर। तो आप पूरी जिंदगी अब किसी लड़की को समर्पित करने जा रहे हो, अगर लड़के हो तो, या लड़की हो तो लड़के को समर्पित करने जा रहे हो जी। तो एटलीस्ट आपको जिसके साथ पूरा जीवन भर रहना है जी, आपको पूरे जीवन की कमाई आप उसके साथ शेयर करोगे, वो आपके साथ शेयर करेगी, एक आप घर बनाओगे वो भी साथ में बनाओगे। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि कोई क्रिमिनल माइंडेड लड़की के हाथ में आप अपना पूरी संपत्ति देने जा रहे हो, या कोई इस तरीके का क्रिमिनल माइंडेड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मानसिक रोगी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिसका अपनी नौकरानी के साथ या अपने टीचर के साथ तो मल्टीपल अगर सेक्सुअल पार्टनर्स जो रखते हैं तो बेसिकली मानसिक तौर पे इस तरीके के बीमार लोग हो जाते हैं जी। तो वो समझ नहीं पाते चीज़ों की कि उनको ये बीमारी हुई है। आप पढ़िएगा तो आपको भी समझ में आएगा, ये सब जी 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 सारी चीज़ें आएंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि ये लड़कियों को ये चीज़ों को, या लड़के हैं उनको भी ये जो टेस्ट है ये कर लेने चाहिए जी। आते हैं आपके सवाल पे फिर से वापस, क्योंकि ये मेरे मन में आया कि मैं ये चीज़ें बतानी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें घट रही थी तो क्या आपने कभी कोई महिला आयोग या कोई एनजीओ का सहारा लिया या मदद ली आपने? सर मैंने उस टाइम पे कोई भी केस उनके अगेंस्ट या ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि सर ये था कि उनकी इमेज थी वहाँ पे, मतलब सर स्कूल चला रहे हैं वो लोग, तो मुझे लगता था कि इमेज खराब हो जाएगी कि इनकी, तो कहीं ना कहीं सर मैं उस घर की बहू थी, तो इसीलिए मैंने कभी किसी से नहीं बोला। इवन मेरे पास प्रूफ्स थे सर, वीडियो जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैंने वीडियो बना ली थी उनकी जब वो तलाशी लेने आए थे, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कुछ भी। हाँ, मैंने इतनी कोशिश जरूर की कि मैंने उसकी एक्स जो वाइफ थी उसको ढूंढने की कोशिश करी थी, वो नहीं मिली। हाँ, मेरी फैमिली ने साथ नहीं दिया था सर। आपकी फैमिली ने? मैंने अपने परिवार को बोला था कि उस लड़की का नंबर मुझे ला के दे दो, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो मेरे परिवार नहीं मिला होगा आपके परिवार को सर, वो मतलब मेरे गांव की ही जानने वाली थी, मतलब उनका उस लड़की का जो ननिहाल था वो मेरे गांव में था। अच्छा। हाँ, तो निकल सकता था नंबर अगर मेरे घर वाले कोशिश करते तो। अच्छा, वो नहीं निकाले? नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है, उसके साथ जो भी हुआ, अब अपनी घर क्यों बर्बाद कर रही है अपने हाथ से। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर उनको मेरे इन-लॉज को पता चलता कि मैं उसकी मदद करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सर लगता था कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है, क्योंकि वही सब मेरे साथ भी हो रहा था।
तो मुझे लगता था कि मैं उसकी हेल्प करती हूँ, उसके साथ गलत हुआ है। तो आज की डेट में आप किसी महिला ग्रुप से जुड़ी हैं? सर नहीं, अभी तक मैं किसी महिला ग्रुप से नहीं जुड़ी हूँ। कोई महिला संगठन? नहीं, अभी तक नहीं सर। कहीं भी आप नहीं जुड़ी? नहीं नहीं नहीं। या सोचा ही नहीं जुड़ने का? नहीं सर, सोचा तो बहुत है, लेकिन अभी मेरी खुद की प्रॉब्लम आपको पता है कि इतनी ज्यादा है कि इसके लिए मेरे को वहां भागना पड़ता है, अलीगढ़, कभी मथुरा, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसीलिए। तो अभी आप इंतजार कर रही हैं कि आपका तलाक, हाँ, ये चीजें भी हो जाए क्लियर, सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ जी। अब वापस जाने का कोई सवाल नहीं है सर। जिस इंसान ने इतना कीचड़ उछाल दिया हो तो उसके साथ अब क्या रहोगे? कोई वो, और सर वो लोग नहीं सुधर सकते, इतना अब मैं समझ गई हूँ कि नहीं सुधर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि सर एक पहली शादी आपकी जो भी रही, जैसी भी रही, चलो मान लिया लड़की गलत थी, दूसरी शादी में मैं बोल रही हूँ कि मैं कितनी भी गलत थी सर, लेकिन सेम टू सेम चीजें आप रिपीट कर रहे हो। मतलब उसके साथ जो भी किया सर, मैं उस घर से आई हूँ ना, मैं ना तो मेरे पास कपड़ा था, कपड़े कुछ भी नहीं लाई थी मैं उस घर से, ना ही मेरी ज्वेलरी मेरे पास थी, बस एक मंगलसूत्र तो मैं पहन के आई थी और कुछ भी नहीं लाई सर। इवन कानों में भी कुछ भी नहीं था। सारा रख लिया? सारा। आपने मांगा भी नहीं? नहीं, मैंने नहीं मांगा सर। और जब डाइवोर्स का केस फाइल किया उसमें आपने मांगा है या नहीं? आपने नहीं मांगा? नहीं, उसमें भी नहीं। बस इतना लिखा कि मैं वहां से जो कपड़े पहने थे उसी में आ गई, और मांगा तो नहीं है सर, पता नहीं। पर हाँ सर, मैं बहुत इमोशनल हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो मैं गेम्स में, स्पोर्ट्स में अच्छी रही हूँ। तो मैं जब डिप्लोमा कर रही थी तो वहाँ पे मैं शॉर्ट पुट खेलती थी, तो मेरी ट्रॉफियाँ थी जो मुझे मिली थी, वो भी मैं वहीं ले गई थी और वो भी वहीं रह गई। तो हाँ, एक ये कभी कभी आता है कि वो मेरे को मिल जाए, कि अपनी लाइफ में आगे जब अब होता है ना, कि सोचती थी जब मेरे बच्चे होंगे, लेके तो इसीलिए गई थी सर वहाँ, कि जब मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें दिखाऊंगी कि मैं स्पोर्ट्स में थी और मैंने ये ट्रॉफी जीती। अच्छा। पर हुआ नहीं सर, कहते ना जो सोचते हैं होता नहीं है। आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको क्या लगता है, आपने सही फैसला लिया या गलत? अलग होने का फैसला सर सही है, लिया मैंने नहीं है, किया मतलब उसने। अगर वो नहीं कर ये डिसीजन लेता तो शायद मैं कब जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज ही करती रहती। क्योंकि सर मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ही सिखाया जाता है, कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज ही करना है, एडजस्ट करना है। हाँ, तो वही सीखा था और वही कर रही थी। क्योंकि मेरे घर में मेरी बुआ हैं और सब हैं, बहुत खुद रही हैं। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आते हैं सर, उतार चढ़ाव। जब आप किसी नए परिवार में जाते हैं तो एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, समझ में आता है। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली में हमेशा यही सिखाया जाता है और सबने निभाया। मेरी बुआएं रही हैं, बुआओं ने भी, सबने निभाया है सर, और हमने देखा भी है कि उन्होंने बहुत निभाई हैं चीजें। अच्छा। तो वैसे ही मुझे संस्कार मिले थे सर, और इसीलिए शायद मैं भी निभाई जा रही थी वो चीजें। अगर वो नहीं छोड़ता तो मैं कभी नहीं छोड़ पाती। बट आज जब देखती हूँ अपने आप को, उस नेहा को देखती हूँ और आज की नेहा को देखती हूँ, तो लगता है कि आज मैं सही हूँ। अच्छा। कि आप भी देखेंगे सर तो एक टिपिकल जो होती है ना जी करने वाली, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, उस टाइप की थी सर। आज नहीं हूँ सर। आज के बाद क्या है प्लान आपका आगे? डाइवोर्स के बाद सर मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूं, पर उसके लिए पहले तो मैं खुद फाइनेंशियली, क्योंकि हर चीज के लिए सर पैसा चाहिए होता है, तो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी तुम दूसरों की मदद कर पाओगे। अदरवाइज क्या ही मदद करोगे, अपनी नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों की क्या करोगे। आप इंस्टाग्राम पे हैं? हाँ जी सर, मैं किस नाम से हैं? catch.neha। catch.neha जी। तो इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे आपके केस में क्या डेवलपमेंट होता है फिर हम दर्शकों को बताएंगे। जी ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको आज का ये? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और शायद मैं जो करती हूँ, काफ़ी लोग लड़कियों के आते हैं मुझे कि बात तो नहीं कर पाती सबसे, कि प्लीज़ अब अपनी स्टोरी बताओ, आपके साथ हुआ क्या था, आपने खुद को कैसे संभाला है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि मैंने जो खुद को संभाला है, अपने आप को बिजी रख के संभाला है। अगर आप खाली रहोगे तो आपके दिमाग में रोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। गलत आदतों को बिल्कुल भी मत अपनाओ। मैं तो यही कहूंगी सर कि जैसे कि लोग डिप्रेशन में ड्रिंक, स्मोक ये सब करने लगते हैं, या फिर गलत चीजों का, गलत दोस्तियों में पड़ जाते हैं, तो वो सब नहीं करो। घूमो फिरो, एंजॉय करो लाइफ को। एक ही लाइफ मिली है, दोबारा नहीं मिलने वाली है, तो लाइफ को जियो और अपने आप को बिजी रखो। जॉब करो,
सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाओ, जॉब करो और अपने आप को बिजी रखो, बस खाली मत रखो। बस जी। मैं यही लोगों को बोलना चाहूंगी। जी, लगभग हमने सारे सवाल जी आपके हिसाब से कवर कर लिए जी। या कुछ बच गया है, नहीं सर, या ऑलमोस्ट। कोई ऐसी बात रही हो जो आप बताना चाहें और मैं नहीं पूछ पाया हूं तो आप बता सकती हैं। नहीं सर, ऑलमोस्ट। हाँ, बस मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि आज अगर आप मुझे देख रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग लेडी आप देख रहे होंगे कि कभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसके साथ गलत भी हुआ होगा, क्योंकि शायद मैं अपने आप को आज स्ट्रांगली रख पा रही हूँ। लेकिन अगर आप पहले, मतलब लोगों का मानना है अगर रोओगे, लोगों के आगे गिड़गिड़ाओगे तो शायद मैं बेचारी हूँ और मेरे साथ गलत हुआ है। अगर मैं स्ट्रांगली बोल पा रही हूँ तो शायद मैं बेचारी नहीं हूँ। लोग देख के बहुत ज्यादा जज करते हैं, तो हमें पहले जानना चाहिए इंसान को कि क्या वाकई है ऐसा। क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ सर, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी इंस्टा पे जिसमें कि मैं मेरी शादी फ्रॉड है इस बारे में बोल रही थी और बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ मैं उस बारे में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोगों ने बोला कि तू ही फ्रॉड है, मतलब क्योंकि मैं स्ट्रांगली बोल पा रही हूँ ना सर, मैं रो नहीं रही हूँ या किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रही हूँ कि प्लीज मुझे मदद कर दो। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं रो रही हूँ, रोई हूँ यार, बहुत ज्यादा रोई हूँ और शायद आज भी कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ, पर अपने आप को संभालना पड़ता है चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि जिसके साथ गलत हुआ है वो रोएगा तभी उसके साथ गलत हुआ है। तो आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक महिला शादी के बंधन में बंधती है और उसके साथ उसका पति का पहले से शादी हुआ रहता है और उससे बचने के लिए उसने एक दूसरी महिला को भी शादी के बंधन में बांध लेता है, और जिसका अपने ही नौकरानी के साथ संबंध है, अपने ही टीचर के साथ अवैध संबंध है। और उसके बाद आप ये कह लो कि इस तरीके की चीज़ें, एक ये नेहा की घटना है जो हमने आपके सामने साझा किया। हो सकता है ऐसी करोड़ों नेहा इस देश में होंगी जिनकी स्टोरी आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी। और हमने आपसे जब चैनल की शुरुआत की थी तब भी वादा किया था कि जिनकी आवाज़ मीडिया नहीं सुनाता है उनकी आवाज़ को हम आप तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। द अपीलिंग भारत की एक खास पेशकश हमेशा से ये मुहिम रही है, उन तमाम सारे करोड़ों आवाज़ों को जो दबा दिया जाता है या तो पैसे के दम पे या पावर के दम पे या बाहुबल के दम पे, उन आवाज़ों के पीछे खड़े होकर उस आवाज़ की जो बात है वो आप तक पहुंचाएं। और जो आवाज़ कभी आवाज़ नहीं बन पाती है उसकी आवाज़ द अपीलिंग भारत बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। उन करोड़ों महिलाओं से मेरी ये अपील है कि अगर आपके साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं या आप भी इस तरीके के उत्पीड़न के शिकार हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है theappealingbharat@gmail.com। और आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और बाकी लोगों के बीच में शेयर जरूर करें ताकि और भी महिलाएं इससे जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। तब तक आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत। मैं हूं पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।